न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। नाबालिग नशे की चपेट में, कोई व्यवस्था नहीं, रंजीत। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, उद्धव ठाकरे नेतृत्व योग्य नहीं, भाजपा महासचिव विजय चौधरी का बड़ा बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नाबालिग नशे की चपेट में, कोई व्यवस्था नहीं, रंजीत। ओडिशा में नाबालिग नशे की चपेट में, कोई व्यवस्था नहीं, रंजीत। ओडिशा में बलात्कार पीड़ितों के परिवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता और एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य रंजीत रंजन ने राज्य की कानून व्यवस्था और नशे के बढ़ते जाल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रंजीत रंजन ने कहा कि टीम को सच्चाई सामने लाने में कामयाबी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में गांजे की अवैध खेती का एक बड़ा नेक्सस सक्रिय है, जिसे केवल कागजों पर नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को नशे की लत लग रही है और हालत इतने खराब है कि पर्यटन स्थलों पर तक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। लड़कियों के अपहरण की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन व्यवस्था नाराज है। देखिए, जनरल रीजन में ये बोलने के लिए लगता है कि सब बोल रहा है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट दिखा है। प्रशासन पे सरकार का प्रेशर और एक नेक्सस है। जो गांजा आपको मालूम है कि फॉरेस्ट में यहाँ का सरेआम उगता है। कहने के लिए बोल रहे हैं कि हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और एक बात मैं कह सकती हूँ कि क्यों बचाया जाता है। एक तरफ बहुत छोटे छोटे बच्चे नशे के उसमें आ रहे हैं, चुंगल में आ रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत इंटीरियर है। प्रशासन का और पेट्रोलिंग का और थाना का बहुत ही लैक है, बहुत दूरी पे है। सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, खासकर जो टूरिस्ट प्लेस है और जहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, भीड़ में बच्चियों को अगवा किया जाता है, जो आईजी ने भी एक्सेप्ट किया। वहाँ पे नेग्लिजेंसी और प्रशासन का है, पेट्रोलिंग नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। बच्चियों को कौन लेके जा रहा है, शौचालय जा रही हैं, वहाँ से अगवा कर लिया जा रहा है। एक तो ये है कि कोई सिस्टम नहीं है। टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उनकी सेफ्टी का कोई सिस्टम नहीं। एक बाहर का टूरिस्ट से ज्यादा क्या लोकल लोगों को घूमने का राइट नहीं है। जो गोपालपुर में हुआ, जिस टीले पे हम लोग चढ़ के गए, तो कोई हम जैसा आदमी भी एज अ वुमेन दिन में भी अगर आप एक टीले में है तो दूसरा आदमी आपको देख नहीं पाएगा। और वहाँ पे ये बात सामने आ रही है, एक नेक्सस चल रहा है। ठीक है, लड़का लड़की वहाँ आते हैं, बैठते हैं। नेक्सस है, जो ड्रग्स माफिया भी हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे आते हैं, तो उनकी पूरी चेन है उनको डिस्टर्ब करने की। तो क्या ये प्रशासन को मालूम नहीं है? तो ऐसे बहुत से लूप पॉइंट है। और हम लोगों ने डीएम से बात की, तीनों जगह के एसपी से बात की, आईओ से बात की। उनका जो प्रेजेंटेशन था, माइंड ऑफ फिगर जो ऑब्जर्व किया, वो आपको सरेआम दिखा देगा कि वो टोटली प्रेशर में है सरकार के। वो वही तोते की तरह बोल रहे थे जो सरकार ने और प्रशासन को और सरकार को बचाने के लिए कहना है। उनकी स्टेटमेंट में और विक्टिम फैमिली की स्टेटमेंट में और लोकल लोगों की स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या फर्क है, ये हम आपसे माफी चाहेंगे। ये हम लोग जाके दिल्ली में खुलासा करेंगे। बिल्कुल शॉकिंग है। एक बच्ची का बलात्कार होता है, रेप होता है, गैंग रेप होता है। क्या आप उसको कह देंगे कि ये फोर्सफुली नहीं है? मैंने आपको हिंट कर दिया, इट्स नॉट फोर्सफुली। क्या आप ये कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जिस बच्ची का गैंग रेप हो रहा है, जो दो लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति ने देखा ही नहीं, वो आई विटनेस ही नहीं है? इज इट पॉसिबल? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक बच्ची हैंग होती है और उसको पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, वो फोटो आप लोग को भी दिखी होगी। क्या आप उसको कह सकते हैं कि रेप नहीं है, अपनी मर्जी से है? क्या ये खुदकुशी है? ये आत्महत्या है? ये किसी ने मर्डर नहीं किया है? क्या ये आप कह सकते हैं? इसलिए बोल रही हूँ, गांव के लोगों में
और जो प्रशासन ने एफआईआर की है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात, आप डीएनए टेस्ट, सरकार का कानून है विद इन 7 दिन में आपको रिपोर्ट देनी है। आप पूछिए आई है क्या? आज आपने अरेस्ट कर लिया, क्या विदाउट एविडेंस कितने दिन तक वो जेल में रहेंगे? और क्या वो बाद में आके दोबारा से रेप नहीं करेंगे? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लुधियाना पंजीब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर अपनी ताकत साबित की है। पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारत भूषण आशु को 10,647 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा बरकरार रखा। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक संजीव अरोड़ा को कुल 45,179 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु को 24,542 वोट प्राप्त हुए। जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवत मान और आम नेता मनीष सिसोदिया ने लुधियाना में भव्य रोड शो किया और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। भगवत मान ने कहा कि ये जीत पंजाब की जनता के भरोसे की जीत है और सरकार जनसेवक के अपने वादों पर कायम रहेगी। इनकलाब बोले सोनिहाल। लुधियाना पश्चिमी दे ते आले दुआले दे इलाके चों भारी गिणती दे विच बहुत छोटे ਜਿਹੇ सद्दे ते पहुंचे हुए साडे पार्टी दे अहुदेदार साहबान, वर्कर साहबान, सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मामा भैणा, छोटे बच्चे, सब तो पहला तो लुधियाने वालियां दा बहुत बहुत दिल दियां गहराइयां चो धन्नवाद कि उन्होंने जो कल फतवा दिता है, जो पिछली बार नालों भी ज्यादा मार्जन दे संजीव अरोड़ा जी नूं जिता के भेजा। मेरे कोले कोई लफज नहीं है कि मैं किन्ना नाल थोड़ा धन्नवाद करा। माली दा कम पानी पाउणा, पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा, लावे जां ना लावे, ते मालिक तुसीं हो डेमोक्रेसी च। जिहड़े कहंदे सी कि असीं आ कर देंगे, ओ कर देंगे, कल फिर 2 बजे तक उन्होंने पता लग गया भी असीं की कर सकते हैं जां असीं की नहीं कर सकते। दो पार्टियां, एक 1885 च बनी सी कांग्रेस, एक 1920 च बनी सी अकाली दल। 1920 वालियां दी तां जमानत जब्त हो गई। 8000 वोट पई है जी, 6-7%। हुण तां लोग ये भी कहण लग गए यार इन्हां नूं कोई होर काम कर लेना चाहिए, वोटां 'च खड़े नहीं होना चाहिए इन्हां नूं। ऐ कहते मैनू 2-3 ने कहा, कहते यार इन्होंने नहीं काहनूं पंगा लेना एवें। सो 11-12 हज़ार की लीड ते हंकार, गुस्सा जिहड़ा उन्हां दे विच सी, वो सारा लोकां ने ठीक करता, क्योंकि लोग धौड़ां चों सरीए कढ दिंदे आ जी। जे कोई अपने आप नूं समझदा होवे कि मैं पता नहीं की हाँ, लोग कढ दिंदे आ सरीए। सो थोड़ा बहुत बहुत धन्नवाद है इस गल का। और सब तो होर खुशखबरी की गल, गुजरात चो भी जित गए। 15,000 ते गुजरात चो गोपाल इटालिया जिते है। सो वीरो मेहनत करनी है, थोड़ी मेहनत है, ये जित साडी नहीं हैगी। ये तो कहते लड़दियां फौजां हुंदियां ना जरनैल दा हुंदा है। साडा तां उही ना ही लगदा। काम तुसीं कीता भाई, तुसीं काम कीता, तुसीं काम कीता, तुसीं दिन रात मेहनत की है, डोर टू डोर गए हो, तुसीं पोस्टर लाए ने,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅੱਗੇ। मैं यही गल कहना चाहूंगा कि बिल्कुल फिक्र नहीं करना, ईमानदारी नाल काम करी चलो। लोकां नूं सब पता, लोग सब कुछ देखी जांदे आ भी कौन किन्ने क पानी च है, कौन की करदा है। लोग जदों फैसला करते ने इहदे बारे पता नहीं किया जा सकता कदों को फैसला करते ने। आपां नूं ये पता नहीं सी कि इन्नी बड़े मार्जन ते, पर लोगों ने पहले ही मन बना रखा सी। सो ये तो पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, कौन है सच्चा कौन है झूठा सब पहचानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। सो इस करके थोड़े नाल आ, थोड़े वर्गे आ, इत्थे ही रवांगे, अहीं रवांगे। और जिन्नी बारी आपां हुण कोई आपां नूं कोई चुनौती का सामना करना पिया, आप दुगड़े तिगड़े होके निकले आ। बड़ियां अफवाहां फैलाउंदे आ, पता नहीं आ हो जू ओ हो जू, कुछ नहीं हुंदा। तुसीं धरती ते रहो बस, बाकी तुहानूं पता ही है इधरों उधरों लिखण नूं तां पता नहीं की लिख दिंदे ने। अज उही बधाइयां देई जांदे ने, बल्ले शेरा कमाल करती फलाना, कल मैनूं गालां कढी जांदे सी उही। ठीक है ना, सजाउंदे वास्ते रहो। थैंक यू भैन, जिउंदे वास्ते रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। पंजाब ऐदां ही घुग वसदा रहे और पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाइए। सानू कैलीफोर्निया लंडन बनाउण दी लोड़ नहीं, सानू तां साडा पंजाब ही लभ जे, उही बहुत है। सो एक बारी दोनों हत्थ उपर चक के दो नारे, इनकलाब। यार इत्थे किते जे हो, इत्थे थोड़ा जिहा उहनूं तां पता लगे भी आ की होई जांदा, थोड़ी जी तुड़तड़ी तां छड़े। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। उद्धव ठाकरे नेतृत्व में योग्य नहीं, भाजपा महासचिव विजय चौधरी का बड़ा बयान। भाजपा के महासचिव विजय चौधरी ने शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। चौधरी ने कहा, उद्धव ठाकरे के आसपास के लोग उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उनके फैसलों के कारण शिवसेना के कई वरिष्ठ नेता नाराज हुए और पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे के ये ड्राइवर जो है, ये उद्धव जी को गलत रास्ते पे लेके जा रहे। इनके विचारों से कई शिवसेना के बड़े बड़े नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, अन्य पार्टी में आए। खुद उद्धव जी ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब ये मंत्रालय में भी जाते नहीं थे, ऑनलाइन सब गवर्नमेंट चलाते थे। इनके मंत्रियों को ये मिलते नहीं थे, इनके सांसद और एमएलए इनसे नाराज थे। और देश में और ये सबसे बड़ी राजनीति में हमें भी देखने को मिला कि जिसकी राज्य में सत्ता है, जो खुद मुख्यमंत्री है, उसके ही एमएलए, उसके ही कैबिनेट मंत्री उनके खिलाफ बगावत करते हैं और उनको छोड़ के दूसरी पार्टी स्थापित करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ये नेता अपयशी नेता है, ये नेता नेतृत्व करने के काबिल नहीं है, ये भी यहाँ पे सिद्ध होता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगर शांति हुई है तो स्वागत है, वरना पूरी दुनिया प्रभावित है, बोले अरविंद सावंत। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत ने अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि शांति स्थापित हुई या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये इसका स्वागत करते हैं। सावंत ने कहा, अगर वास्तव में शांति स्थापित हो गई है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था, वही ईरान इजराइल के, इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएट सीज फायर का अनाउंसमेंट अपने ट्विटर हैंडल से किया। क्या कहेंगे? उन्होंने किया, उसके बाद में सही में अमन शांति प्रस्तापित हुई कि नहीं वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप ही खबरें दे रहे हो। एक तरफ ये खबर आई है
ईरान ने मान्यता भी दी है, ये भी सुना, लेकिन हमले भी बताए दोबारा। तो पता नहीं चल रहा हमले हो रहे कि अभी भी शुरू है कि बंद हुए। अगर हुआ होगा तो स्वागत करता हूँ। हमारे मराठी में कहावत है, किसी भी मुर्गे की बांग से क्यों न हो, सूरज अगर निकल आए ना तो उससे अच्छी बात नहीं होती। तो सूरज निकल आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व को इसका असर होता है इसका। क्योंकि ऑयल पे अगर हमला होता है, न्यूक्लियर पे अगर हमला होता है, वो ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात आती है, वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने तो टीटी पे साइन की हुई है कि जो भी जाके उसकी परीक्षा कर सकता है, देख सकता है वहां सही में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे हैं क्या, न्यूक्लियर हस्ते। लेकिन इसराइल का क्या, इसराइल तो टीटी पे साइन नहीं किया हुआ है। तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल इसराइल करती है या नहीं करती है, उसकी तो सिग्नेचर भी नहीं है उसके ऊपर। तो मेरी ट्रम्प से भी एक अभी दरखास्त है कि इसराइल को कहो वो भी टीटी पे साइन करे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने जानकारी दी, ईरान से 245 भारतीयों को लेकर विदेश उड़ान दिल्ली पहुंची, इजराइल से भी निकासी जारी। विदेश राज्य पवित्रा मार्गरेटा ने कहा है कि फंसे हुए 245 भारतीय नागरिकों को विदेशी निकास उड़ान आज नई दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंचाई गई है। मार्गरेटा ने बताया कि इस उड़ान से आए भारतीय नागरिक 10 विभिन्न राज्यों से थे। हमें आने वाले कुछ दिनों में ईरान से और 3 विशेष उड़ानों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा सके। So special evacuation flight has arrived New Delhi airport tonight at 11 p.m. Carrying 285 Indian nationals from Iran. It arrived from Masad of Iran. In that plane, we had 285 Indian passengers, Indian nationals, mainly from 10 states: Bihar, Jammu Kashmir, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra. And the total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And the same way, we are in constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also. So I'm very glad to say that from Israel also 162 Indian nationals have already crossed border to Amman of Jordan, and within a day or two those Indian nationals will also be brought safely to India. Sir, also just wanted to check with you, we also got some foreign nationals out also from there. It's a Vishwa Bandhu, we playing the role of Vishwa Bandhu, isn't it? I mean, yes, definitely, along with bringing our own Indian citizens. If any other friendly nations request us to evacuate their citizens also, definitely being a Vishwa Bandhu, we always look forward to cooperate, to help the people in distress. And obviously, we look forward to bring all our people in distress, bring back to India, along with, if need be, other citizens of other countries as well. Thank you. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने अमेरिका इजराइल को झुलाया, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। ईरान इजराइल युद्ध विराम की घोषणा पर पीडब्ल्यूडी डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधते हुए ईरानी जवान के जज्बों को सलाम किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सबसे पहले मैं ईरान की जनता को सलाम करती हूँ जिन्होंने जिन भावना से ये युद्ध लड़ा, उन्हें अमेरिका और इजराइल को झुलझने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आखिरकार
अभी तो खाली चिमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहां तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे उनकी खातिर इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया, और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े 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 नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज्जत होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, खासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक, ये इजराइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फलस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। अब चूंकि जो सीज़फायर की डील है, क्या ये मैच्योर होगी? क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहले शिरकत की है, अब वही इसको सजेस्ट कर रहा है सीज़फायर। मेरे ख्याल में जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी कि जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज़ फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इजराइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इजराइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इजराइल चाहते थे ये सीज़ फायर होना चाहिए। और ट्रंप को कतर की मदद लेनी पड़ी कि भाई आप इजराइल तो मान गए, आप ईरान को मनवाइए। तो मुझे लगता है ये आलमी इस्लाम के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे जो खासकर जो शिया बरदरी में जो जज्बाए शहादत होता है, वो जान से ज़्यादा उसको तरजीह देते। मैं कहती हूँ उनके लिए ये बहुत ही जो है मुबारक दिन है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नित्यानंद राय बोले, लालू ने आरजेडी का अंतिम संस्कार कर दिया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के 13वीं बार पार्टी अध्यक्ष बनने से साफ हो गया है कि राजद अब पूरी तरह से भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की पार्टी बन चुकी है। राज्य ने इस राजद की राजनीति अंतिम संस्कार तक कह डाला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी इस बात करते हुए नित्यानंद राय ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, हर संकट में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लालू जी ने आरजेडी का 13वीं कर दिया है। 13वीं मतलब समझ रहे हैं ना? तो परिवारवादी पार्टी ने फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को बनाकर साबित कर दिया है कि परिवार के बाहर आरजेडी जा ही नहीं सकती है। और वह परिवारवादी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई है, परिवार के लिए ही बनाई गई है। लोकतंत्र में परिवारवाद राजतंत्र की निशानी होती है। तो वहाँ राजतंत्र है, परिवार तंत्र है, जो लोकतंत्र का मजाक है। अब आरजेडी के लोग भी कहने लगे हैं कि यह वंशवाद ठीक नहीं है। लोग तो पहले ही से जान रहे, इसलिए बिहार की राजनीति से आरजेडी को
इनकार कर चुका है। तो इनकार कर चुके लोग उनको सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। पर राजद के नेता लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिक डिमांड है, इसीलिए इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, नामांकन भरे हैं, लोग चाहते हैं। पब्लिक को लोकतंत्र में विश्वास है। भारत की व्यवस्था लोकतांत्रिक है। संविधान ने भी लोकतंत्र की भावना दी है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। उसी तरह सबसे बड़ा दुनिया का परिवार तंत्र राहुल जी का परिवार और तेजस्वी जी का परिवार, जो परिवार तंत्र में ही जीना सीखा है और आगे भी किसी न किसी का नाम तय होगा जो उस परिवार से बाहर नहीं जाएगा। तो लोकतंत्र के जो सच्चे पुजारी हैं वह आरजेडी में रह ही नहीं सकते हैं। ऑपरेशन सिंधु को लेकर के क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से ईरान से लोगों को लाया जा रहा है, भारतीयों को? देखिए, पहली बात नहीं है, जब से 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, उस समय से दुनिया के किसी भी मुसीबत में फंसे हुए लोगों को, चाहे वह कोरोना का काल हो, चाहे दो देशों के बीच लड़ाई का काल हो, चाहे किसी भी प्रकार से रह रहे भारतीयों को कहीं उस प्रकार की मुसीबत आती है तो सफलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी उसको स्वदेश लाए हैं, भारत लाए हैं। यहाँ तक कि कुछ देश तो ऐसे हैं जो अपने लोगों को लाने में सक्षम भी नहीं हो रहे थे, तो उनके भी नागरिक भारत आए, भारत का तिरंगा हाथ में लेकर आए और फिर अपने देश को भारत होकर सुरक्षित लौटे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरे दुनिया में प्रभाव है और भारत के लोगों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपनापन है, कहते हैं कि पूरा भारत के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, तो अपने भारत के परिवार के सदस्यों को मोदी जी आफत में दुनिया में न देखना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह सकुशल लाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में मंत्री जमीर अहमद खान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में कर्नाटक के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के निजी सहायक सरफराज खान की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस पोस्ट के खिलाफ कर्नाटक रक्षण वेदे के नामक संगठन ने मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए नारेबाजी की और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। हालात को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा घोटाले के आरोप सीएम रेखा गुप्ता ने बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सरकार पर कांवड़ यात्रियों की सेवा व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलाने की गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक सेवा को कुछ लोगों ने ठेकेबाजी और घोटाले का अड्डा बनाया था। कांवड़ यात्रा में घोटाले के आरोप सीएम रेखा गुप्ता ने बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सरकार पर कांवड़ यात्रियों की सेवा व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक सेवा को कुछ लोगों ने ठेकेबाजी और घोटाले का अड्डा बनाया था। सीएम ने दावा किया कि पूरी दिल्ली के टेंडर महज 2 से 3 लोगों को ही दिए जाते थे और कांवड़ समितियों से बातचीत में ये भी सामने आया कि यात्रियों के लिए आधिकारिक दिन तक टेंडर तक नहीं लगाए गए थे। वर्षों से कांवड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीजें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपए और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपए का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी, जाता कहां था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कांवड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे और पूरे उस प्रोसेस में जो कांवड़ समितियां होती थी वो इंतजार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब खत्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में वो लोग इतना हैरेस हो जाते थे कि सरकार की जो कांवड़ में दी हुई सहायता भी उनके लिए शून्य हो जाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कभी पिछली सरकारों के द्वारा कोई रिफॉर्म, कोई सजेशन जनता से लिए नहीं गए, कभी उस पर काम किया नहीं गया। मुझे बहुत खुशी है कि उस सारे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सभी समितियां कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत अब बिजली की कमी वाला देश नहीं, बोले मनोहर लाल खट्टर। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत की ऊर्जा उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत को बिजली की कमी वाला देश माना जाता था, लेकिन आज हालत बदल चुके हैं। खट्टर ने बताया कि देश में जितनी भी बिजली की जरूरत है सरकार उसे पूरा कर रही है। इतना ही नहीं, भारत अब भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को भी बिजली निर्यात कर रहा है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताया और कहा कि ये भारत की ऊर्जा क्षमता और उत्पादन में हुई क्रांति का प्रमाण है। जहाँ तक आज की स्थिति है, देश भर में जितनी आवश्यकता हमारी पावर की है वो सब पूरी कर रहे हैं। 10 साल पहले 2013-14 में हमारे यहाँ पावर की डेफिशिएंसी थी, लगभग 4.5% पावर कुल मिलाकर शॉर्टेज थी। अपना देश पावर डेफिशिएंट देश के नाते से जाना जाता था। आज हम अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, बल्कि कुछ प्रदेशों में जैसा भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेपाल में आवश्यकता अनुसार इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो हम किसी एक लेवल तक
पावर सरप्लस स्टेट भी हो गए हैं। आने वाले समय में हमारी पावर की और आवश्यकता बढ़ेगी। आज पीक डिमांड पिछले वर्ष 250 मेगावाट थी, हमने उसको पूरा किया था। इस बार अनुमान के हिसाब से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने लिमिट उसकी 270 गीगावाट ये सोची हुई थी। तो 270 की बजाय अभी तक 242 गीगावाट तक ही हमारी आवश्यकता पहुंची है, जिसको हमने पूरा किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। यूपी सरकार अन्याय को बढ़ावा दे रही है, बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग प्रदेश में अन्याय को संस्थागत रूप से बढ़ावा दे रहे हैं और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को तय क्यों सीमित है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गीता सभी की है और भगवान कृष्ण सभी समुदाय के हैं। उन्होंने इस धार्मिक ग्रंथों के आधिकारिक एक सवाल खड़ा करने वाला वक्तव्य बताया है। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं? भागवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग, हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। शिक्षा ही भारत का भविष्य तय करेगी, बोले वीपी धनखड़। बिहार के मुजफ्फरनगर में आयोजित एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के संस्थापक दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि
के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। धनखड़ ने कहा कि आज का भारत नवाचार और नेतृत्व की अग्रिम भूमिका निभा रहा है और ऐसे संस्थान देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाएं और वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार रहे। प्रभु की अनुकंपा है, इंद्रदेव ने अपने सबको सुखी कर दिया है। क्या बात है। दर्शक पुत्र होने के नाते मैं प्रभु का आशीर्वाद मांगता हूं। इस भूमि से मेरा गहरा लगाव रहा है और आगमन पहली बार हुआ है। जिनकी जन्म जयंती पर मैं उपस्थित हूं, उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं पहली बार 1989 में लोकसभा का सदस्य बना और उसी वर्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तीसरी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। मेरे लिए राजनीति नहीं थी, वो इसके पत्थर रानी रहे हैं और उन्होंने मेरा रिश्ता जिसे बनाया मेरे को बहुत काम आया। जब वो एक बार आए तो उनके साथ दो पूर्व मुख्यमंत्री आए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अब्दुल्ली और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे गुंडूराव। क्या स्वभाव था उसका। राज्यसभा के सदस्य रहे और हमेशा आचरण गरिमापूर्ण ऐसे थे हमारे डॉक्टर साहब। जब मैंने आज श्रद्धा पूर्वक नमन किया, मुझे आत्मीयता महसूस। मैं भाई नीतीश मिश्रा जी का अत्यंत आभारी हूं कि जब इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, हमने लंबी चर्चा, मैंने बताया कि रिश्ता गहरा है, ये रिश्ता पुराना है, ये रिश्ता मार्मिक है और मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहता है, पर मुझे बहुत सुख देता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिणय फूके बोले, राहुल हार के बाद ऐसे बयान देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ गड़बड़ नहीं बल्कि वोट चोरी का मामला है। राहुल गांधी ने डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की। राहुल के इस बयान पर नागपुर से भाजपा विधायक परिणय फूके ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में जीतती है तो उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र पे आक्षेप उठाया है। उन्होंने कहा कि 5 महीने में 8% वोट पड़े। नहीं, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जब भी कोई इलेक्शन हारते हैं इसी प्रकार का वक्तव्य वो करते हैं। जब भी कोई इलेक्शन वो जीतते हैं तब उनको सभी अच्छा दिखता है, तब उनको ईवीएम भी अच्छी रहती है, इलेक्शन कमीशन भी अच्छे रहते हैं, उनको कोई भी किसी पर आरोप नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीती तब राहुल गांधी का कोई भी वक्तव्य इस संदर्भ का कुछ आया नहीं, कोई भी उनको आक्षेप नहीं था। उसके बाद तेलंगाना में वो इलेक्शन जीते तब भी उनको कोई आक्षेप नहीं था, और जहां भी वो इलेक्शन जीतते, जब भी वो इलेक्शन जीतते, महाराष्ट्र में भी लोकसभा के इलेक्शंस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनकी पार्टी ने या उनकी महाविकास आघाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको कोई उस पर आक्षेप नहीं था। और जैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने, महायुति तीनों पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्षों ने जिस प्रकार से एक अच्छा परफॉर्मेंस किया,
तो उनका आक्षेप शुरू हो गया और उनको कुछ ना कुछ उन्होंने टीका टिप्पणी करना शुरू की। निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की हार से राहुल गांधी के दिमाग पे एक बड़ा परिणाम इसका हुआ है और जिस प्रकार से उनको पहले से ही लोग देश की जनता उनको पप्पू करके संबोधित करते थे, क्योंकि वो बहुत ही इमेच्योर तरीके से बर्ताव करते हैं, बहुत ही इमेच्योर तरीके से वक्तव्य करते हैं। बीच में उन्होंने कुछ साल इस प्रकार का वक्तव्य करना बंद किया था, तो एक लोगों के देश के लोगों के मन में इनके बारे में एक सहानुभूति निर्माण हुई थी। पर अभी फिर से इस प्रकार के वक्तव्य करके वो फिर से पप्पू करके उन्हें फिर से साबित कर दिया कि वो सही में पप्पू है करके। कुछ दिन पहले ही उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे के भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आरोप किए थे, अभी फिर वो ऐसे आरोप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बावनकुळे साहब के कामठी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने मुझे लगता है महीना भर पहले आरोप किए थे। उसके बाद बावनकुळे साहब ने उनको चैलेंज किया था कि वो कामठी विधानसभा से लड़ने का उन्होंने चैलेंज किया था राहुल गांधी जी को, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने कामठी का नाम लेना छोड़ दिया, कहते भी भाग गए थे वो सब इस चीज को देखते हुए। और आज 20-25 दिन बाद फिर से उन्होंने यही संदर्भ के आरोप फडणवीस साहब के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम नागपुर पे किए हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो खुद दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से एक बार उन्होंने लड़ना चाहिए। उनका डिपॉजिट गोल किए सिवा ये नागपुर की जनता चुप बैठेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस की जयंती महापात्रा ने कहा, हम रथ यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित है। हम हर साल इस का इंतजार करते हैं। जैसा आपने मॉक ड्रिल का उल्लेख किया, हमारे पास एक ठोस योजना है। अगर भीड़ के बीच कहीं भी कोई घोटाला होता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और व्यक्ति को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाते हैं। हम तो ऐसे ही बहुत उत्सुक हैं रथ यात्रा के लिए। हम लोग साल भर में इंतजार कर रहे हैं कब रथ यात्रा आएगा। तो वो जो मॉक ड्रिल बाबा आप बताए, वो एक प्लानिंग है। हमारा जो कैजुअलिटी अंदर कोई कुछ हो जाए तो इमीडिएट रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उनका काम खत्म। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर जो है आपको सामने आप देख रही है, बच्चे लोग ग्रीन कॉरिडोर कर रहे हैं। तो जो ग्रीन कॉरिडोर है, एम्बुलेंस आने जाने में अत्यंत सुविधा हो रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एम्बुलेंस आराम से मेडिकल पहुंच जाएगा, कैजुअलिटी भी आराम से मेडिकल पहुंच जाएगा। इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है। वो जो ग्रीन कॉरिडोर अब अभ्यास कर रहे हैं बच्चे लोग और वॉलंटियर वगैरह, वो सब रथ यात्रा का पहले अभ्यास कर रहे हैं। उस दिन वो लोग काम से आएंगे, ज्यादा काम से आएंगे। आप लोग देखेंगे, वो तो विश्व नयंत्र का जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, वो अपना काम अपने ही करेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा माध्यम है, इसीलिए हम लोग कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर में शामिल। सब लाइन डिपार्टमेंट, ओड्राफ है, रेड क्रॉस है, सेंट जॉन एम्बुलेंस है, स्काउट एंड गाइड्स है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वगैरह वगैरह, सब लोग इसमें शामिल होते हैं। हम लोग इतना मैसेज देंगे वही, जो आप लोग जो भी करो सही सलामत करो। आई वांट जीरो कैजुअलिटी। इतना बड़ा रथ यात्रा, वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा, आई वांट जीरो कैजुअलिटी। इसी वो हमारा प्रेयर है जगन्नाथ जी के पास। आई रिपीट, आई वांट जीरो कैजुअलिटी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी की शिक्षा उपलब्धता की प्रतिबद्धता का उदाहरण। सीएम योगी के जनता दरबार में स्कूल दाखिले की मिन्नत करने वाली बच्ची को मिला दाखिला। मुरादाबाद के सीएल गुप्ता वार्ड स्कूल में हुई नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में मस्ती भरे अंदाज में स्कूल में दाखिले देने की गुहार लगाने वाली एक छोटी सी बच्ची को अब दाखिला मिल गया है। सीएम योगी ने निर्देश के बाद मुरादाबाद के सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में उसे आरटीई एक्ट के तहत नर्सरी क्लास में नामांकन किया गया। ये कदम सरकार की सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा था, खाली बस यही कहा एडमिशन करा दो। तो फिर वो क्या कहा? तो वो कह रहा है करवा दूंगा। तो आपसे कहा स्कूल जाना चाहती हो नहीं जाना चाहती? वो कह रहे हैं नहीं जाना चाहती। तो मैंने क्या जाना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कौन सी स्कूल में जाना चाहती है? हैं? उन्होंने पूछा आपसे कौन सी स्कूल में जाओगी आप? तो मैंने बताया सील गुप्ता में। आप सील गुप्ता में नहीं जाना चाहती थी? सील गुप्ता में जाना चाहती थी। अच्छा, खुश है बाबा एडमिशन हो गया आपका?
हाँ हो गया एडमिशन तो। खुश हैं आप? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो क्या कहेंगी आप अब? थैंक यू। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।